तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिकली चार्ज पे। ठीक है, चार्ज की सबसे पहले हम समझेंगे चार्ज की यूनिट क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चार्ज यानी आवेश। तो कोई पूछे आपसे आवेश क्या है, तो एक लाइन में बोलोगे आवेश एक भौतिक राशि है। क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भाई, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये जो है भौतिक राशि है। अब ये जो भौतिक राशि है इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, तो आप सब ने पढ़ा होगा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, तो यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर होता है Q बाई टी होता है। तो Q बराबर हो गया आपका I इंटू टी। और यहां से बहुत आसान है चार्ज की यूनिट बनाना। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट क्या होगा? तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर और इसका एसआई यूनिट होगा आपका सेकंड। टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ए डैश एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसी को एम्पियर सेकंड को ही हम शॉर्टकट में बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में बोलते हैं कूलाम, जिसको हम सिंबल सी से प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो हम बोलेंगे क्या है? दैट इज कूलम। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसके और भी यूनिट होते हैं जैसे सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट को हम ईएसयू यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी इसे बोलेंगे स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, और ईएसयू का अगर हम बात करें तो ईएसयू में 1 ईएसयू जो होता है वो होता है 1/3 इंटू, याद रख लीजिएगा, 10 की पावर 9 कूलम के इक्वल होता है। या 1 कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू के इक्वल होता है। इसके और भी यूनिट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू, यहां पे लिख देता हूं मैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। नोट करके रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू। और एक ईएमयू, 1 ईएमयू जो होता है वो होता है 1/10 की पावर 1 कूलम। क्या होता है? 1 ईएमयू इजकल टू होता है 1/10 यानी 10 की पावर n यानी 1/10 ई सी यानी कूलम। या एक कूलम जो होता है वो 10 ईएमयू के इक्वल होता है। अब इस रिलेशन से और इस रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन से हम यहाँ पर हम सेटअप कर सकते हैं ईएमयू और इसमें रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। सॉरी, यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 1 ईएमयू इजिकल टू होता है 10 कूलम, 1 ईएमयू इजिकल टू 10 कूलम। तो यहाँ से 1 कूलम हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा 10 की पावर -1 ईएमयू हो जाएगा। या एक ईएमयू इजिकल टू 10 कूलम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब 1 ईएमयू, 1 कूलम इतने ईएमयू के इक्वल है, 1 कूलम इसके इक्वल है। तो ये दोनों चीजें इक्वल की जा सकती हैं, ये दोनों चीजें इक्वल की जा सकती हैं। और फाइनली यहां से समझ में आएगा 1 ईएमयू इजिकल टू 3 इंटू 10 की पावर 10 ईएसयू। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। और इसके और भी यूनिट है, जैसे और भी यूनिट जो प्रैक्टिकल यूनिट हैं जो यूज होती हैं, दैट इज एम्पियर आर
यानी एम्पियर घंटा, एम्पियर हिंदी में बोलेंगे एम्पियर घंटा इसका मात्रक है। और 1 एम्पियर आवर में, ध्यान से सुनिएगा, 1 एम्पियर आवर में, ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। यानी और एम्पियर सेकंड जो होगा, अगर आवर को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3600 एम्पियर सेकंड। और मैंने यहाँ पर बताया था एम्पियर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। तो 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलम के बराबर हो जाएगा। इसकी और भी यूनिट होती हैं, दैट इज चार्ज की और भी यूनिट यूज होती हैं, दैट इज फराडे। 1 फराडे, ध्यान से सुनिएगा, 1 फराडे इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, फराडे 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 1 फराडे इज इक्वल टू 9650 कूलम। ये भी ध्यान रखना है आपको, फैराडे। फ्रैंकलिन भी इसकी यूनिट होती है, लिख लीजिएगा। तो इतनी सारी इसके चार्ज की यूनिट होती हैं और आप लोग केवल चार्ज की यूनिट कूलम तक ही लेके छोड़ देते हो। तो पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज की कौन कौन सी यूनिट होती हैं और इनमें क्या क्या रिलेशन होता है। बस आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख लेना है और पेपर के टाइम पे आपको इसको रिकॉल कर लेना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इसे स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। ईएस यूनिट को स्टैट कूलम भी बोलते हैं, स्टैट कूलम भी बोलते हैं, स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो जैसे याद आता जा रहा है मैं यहाँ पर उसे लिख दे रहा हूँ। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जरा समझते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चलिए आज की वीडियो में हम केवल ये कवर करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आवेशों के गुण। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण, आवेशों के गुण कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, यही हमें समझना है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस विल रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक चार्जेस विल रिपेल टू ईच अदर, यानी समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, समान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। सेकंड पॉइंट, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, मतलब प्लस और माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश लिखना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा पहले से भी। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, ध्यान से समझिएगा, देयर मस्ट बी, और इस पर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था पिछली क्लास में, ध्यान से सुनिएगा, उसी का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा और मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे ये होता है। देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between charged and neutral bodies। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण, यानी
किस किस के बीच में, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी, यानी आवेशित वस्तु एवं अनावेशित, न्यूट्रल, अनावेशित वस्तुओं के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। समझते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। यानी एक न्यूट्रल अनावेशित वस्तु और एक आपका आवेशित वस्तु, इनके बीच में स्थिर वैद्युत बल होता है, वो भी कैसा, आकर्षण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप एक सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सपोज करिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और अगर मैं, आप करके देखिएगा, अगर मैं कंघी से बालों को रब करूं, या ऐसे कहूं कि बाल और कंघी दोनों को रब करता हूं, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इन छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाऊंगा तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मैं आपको इसी मार्कर से करके दिखाता हूं, क्योंकि कॉम मतलब प्लास्टिक, ये भी है आपका प्लास्टिक। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने ले लिए छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं मैंने, यहाँ पर छोटे, ये देखिए छोटा सा एक पीस ले लिया है, अभी मैं इसके पीसेस करूंगा। ये, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इस पे जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, और ये भी न्यूट्रल है। और अगर मैं देखिए यहाँ पर, आप समझिए, अगर मैं यहाँ पर इसके पास लेके जाता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब देखिए ये अब भी न्यूट्रल है। अगर मैं इसको यहाँ पर रब करता हूं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब हम रब करेंगे तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह में ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनली इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। देखिए ये अट्रैक्ट नहीं हुआ। रीजन क्या है, रीजन ये कि इसका वेट बहुत ज्यादा है। अब मैं काम करता हूं, इसके छोटे छोटे पीसेस बना देता हूं, इसके मैं छोटे छोटे पीसेस बना देता हूं। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस बना दिए मैंने, यहां पर मैंने ये रख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से एक बार रब करूंगा यहां पर, और रब करने के बाद जब मैं इन पीसेस के पास लेके जाऊंगा तो देखिए इस बार क्या हो रहा है, देखिए इस बार क्या हो रहा है, देखिए ये देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है। एक बार फिर से दिखाता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। मैं कैमरे के पास लेता हूं हाथ को, ये देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ये अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये तो न्यूट्रल था ना, उसके बाद, और ये चार्ज बॉडी था, इसको मैंने चार्ज कर लिया था रब करके, तो इसका मतलब ये समझ में आता है हमें कि देयर मस्ट बी द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड एज वेल एज चार्ज पार्टिकल, यानी एक आवेशित कण और एक अनावेशित कण, इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो सवाल यहां पर एक खड़ा हो जाता है कि एक न्यूट्रल था, उसके बाद भी कैसे अट्रैक्शन हुआ। ये बात तो समझ में आता है कि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन वाली बात समझ में आती है, लेकिन एक न्यूट्रल पार्टिकल और एक आपका चार्ज पार्टिकल, इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे हुआ, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका चार्ज बॉडी, ये है आपकी कैसी बॉडी, चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहां पर मैं एक न्यूट्रल बॉडी ले लेता हूं, दिस इज न्यूट्रल बॉडी। ध्यान समझिएगा, विथ मैथमेटिकली मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अब क्या होता है, ये जो चार्ज बॉडी है, जब इसको इसके नियर बाय लेके जाते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब इस डायरेक्शन में डिलीवर कर दिए जाते हैं, या ऐसे कहूं इलेक्ट्रॉन को, ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी, और इस साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एंड कैसा, पॉजिटिव, और ये वाला एंड कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव। लेकिन इस पे अब भी नेट चार्ज 0 है। अगर ओवरऑल देखें तो ये बॉडी अब भी न्यूट्रल है, ये बॉडी अब भी कैसा है, न्यूट्रल है, यानी ये बॉडी अब भी कैसा है, मतलब अनावेशित है। अब जरा ये समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, आप देखें तो यहां इस डायरेक्शन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, और इसी प्लस के वजह से इस प्लस पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन ये जो रिपल्सन फोर्स है, इसका एरो मैंने छोटा इसलिए दिखाया है क्योंकि ये डिस्टेंस यहां पर ज्यादा है, ये मान लो R1 है और ये डिस्टेंस मान लो R2 है। R1 डिस्टेंस पर जो फोर्स है वो रिपल्सन है, F1 इस डायरेक्शन में है, और R2 पर, इस बॉडी पर
r2 डिस्टेंस पर ये इधर फोर्स लगेगा, दैट इज F2। अगर आप देखें तो F1 ग्रेटर होगा F2 से, क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस चूंकि ये वाला कम है इसलिए ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा इसलिए फोर्स कम होगा। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आता है कि इस बॉडी पर नेट फोर्स इधर होगा, यानी बॉडी इसके साथ क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी यानी एक अनावेशित कण, अनावेशित वस्तु और एक आवेशित वस्तु के बीच में आकर्षण बल कैसे लगा? ड्यू टू इंडक्शन। किसके वजह से? ड्यू टू इंडक्शन। और इसी पर मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या? जैसे मान लीजिए तीन बॉडी है, एक ए, एक बी और एक सी। ध्यान से समझिएगा, एक बॉडी ए है, एक बी है, एक सी है। तो यहां पर मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं सी, और ये ऑप्शन है डी। तो यहां लिख देता हूं पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, यानी धनावेशित, ऋणावेशित, पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल, और यहां पर लिख देता हूं नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। अब समझिए, ये मैंने ऑप्शन लिख दिया। क्वेश्चन समझिए और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये एक बॉडी ए है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? ऋणावेशित है। इस ए बॉडी को बी के साथ, इस ए बॉडी को बी के साथ कांटेक्ट कराया गया, तो ये बी वाले बॉडी को अट्रैक्ट किया। ये ए वाले ने बी को क्या किया? अट्रैक्ट। और इसी बी को ध्यान से समझिएगा, इसी बी को जब सी के साथ अट्रैक्ट कराया गया, इसी को जब सी के साथ अट्रैक्ट कराया गया, तो ये इसको क्या करता है? ये इसको अट्रैक्ट करता है। मतलब ए का बी के साथ, ए को बी के पास लाया गया तो बी वाला अट्रैक्ट हुआ, और बी को जब सी के साथ लाया गया, ध्यान से समझिएगा, जब बी को सी के पास लाया गया तो सी वाला भी अट्रैक्ट हुआ। तो आपको यह बताना है कि सी का नेचर कैसा होगा, सी की प्रकृति कैसी होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है, धनात्मक और न्यूट्रल दोनों हो सकता है, और डी ऑप्शन है ऋणात्मक और न्यूट्रल हो सकता है। ये आपको ऑप्शन चूज करना है। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए यहां पे समझिए, ये बी वाला अट्रैक्ट हुआ है ए से, इसका सीधा सा मतलब ये है बी वाला अट्रैक्ट हुआ है सी से, और बी वाला सी को क्या कर रहा है? ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक बात तो ये समझ में आता है कि अगर ए वाला बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये तो चार्ज है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, और ये या तो न्यूट्रल हो सकता है, ध्यान से, या तो ये न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अनावेशित कण को जो आवेशित कण है वो अट्रैक्ट करता है। तो या तो ये न्यूट्रल होगा, और या ये अगर माइनस है तो ये या तो प्लस होगा। तो दो चीज हो सकता है, या तो ये न्यूट्रल है या तो ये प्लस है। लेकिन अगर हम सी वाले के साथ बी का कॉम्बिनेशन देखें तो हमें ये मिलता है कि बी वाला तो सी वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये न्यूट्रल होता तो क्या इसको अट्रैक्ट कर पाता? खुद ही सोचिए आप, क्या ये न्यूट्रल है तो इसको अट्रैक्ट कर पाता? आंसर है नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉजिटिव है, अब ये वाला या तो नेगेटिव होगा, या तो ये वाला कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। या तो ये वाला नेगेटिव होगा सी वाला, या तो सी वाला क्या होगा? न्यूट्रल होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई अगर ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो नेगेटिव होगा और या तो ये क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है क्या? डी है आंसर। और मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज है और एक और ऑब्जेक्ट जो कि न्यूट्रल है, अगर मैं आपसे पूछा था मैंने कि ये पॉजिटिवली चार्ज या कुछ भी ले लो, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल होगा कि नहीं? तो आंसर क्या था इसका? आंसर है इसका यस, इनके बीच में स्थिर वैद्युत बल होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंडक्शन हो जाएगा, प्रेरण हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं। आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी बताता रहूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा आगे की बात समझते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए, अब चौथा पॉइंट जरा समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? ध्यान समझिएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज और स्केलर। चार्ज कैसा होता है? एक अदिश है या स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता ही है। आवेश की कोई दिशा नहीं होती, एक परिमाण होता है, स्केलर क्वांटिटी है। और पांचवा पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव।
योगात्मक प्रतिरूप है, मतलब चार्जों को सीधा सीधा यानी चार्ज को एल्जेब्रिकली जोड़ा जा सकता है, बीज गणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। मतलब मान लीजिए इसका मतलब क्या है, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने +2 कूलम चार्ज दिया, +2 कूलम, किसी ने चार्ज दिया इसको -3 कूलम, किसी और ने चार्ज दिया इसको +5 कूलम। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट चार्ज इस पे कितना होगा, तो नेट चार्ज Q जो होगा इन सब का बीजगणितीय योग होगा, यानी ये अपने साइन के साथ जुड़ेंगे। प्लस है तो प्लस साइन 2 कूलम, प्लस माइनस का 3 कूलम, प्लस का 5 कूलम, तो कुल कितना हो गया 5 और 2 7 -3, ये हो गया आपका प्लस का 4 कूलम। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज जो आया वो प्लस का 4 कूलम आया। ये होता है एडिटिव यानी योगात्मक प्रतिरूप है, इसका ये मतलब है। छठा पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेश जो होता है वो क्या होता है, चार्ज जो होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब यह है आवेश जो होता है, आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, संरक्षित होता है। इसका मतलब यह है कि चार्ज ना तो हम बना सकते और ना ही हम चार्ज को बिगाड़ सकते, मतलब ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते उसे, ना मतलब कैनॉट बी क्रिएटेड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका यह है कि जैसे मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ध्यान से समझिएगा, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है कि इस पे प्लस का 10 कूलम चार्ज है और इस पर है माइनस का 2 कूलम चार्ज है। कितना है, माइनस का 2 कूलम चार्ज है। अगर मैं कहूं नेट चार्ज कितना है अभी, तो आप कहोगे सर प्लस का 10 कूलम, अभी मैंने बताया इनको साइन के साथ जोड़ेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो कुल मिला के आया प्लस का 8 कूलम आया। अब अगर मैं कहूं इस प्लस 10 कूलम चार्ज में से 10 कूलम प्लस का 10 कूलम चार्ज में से 4 कूलम चार्ज इसको दे दिया जाए, तो अगर यहां 4 कूलम चार्ज 4 कूलम चार्ज यहां पहुंच जाए तो यहां कितना बचेगा, प्लस का 4 कूलम चार्ज। और अगर यहां पर -2 पहले से था प्लस का 4 और ऐड कर देंगे तो यहां पर बचेगा प्लस का 2 कूलम बचेगा। भाई -2 + 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो अब बताइए जब ऐसा हो गया तो अब ओवरऑल चार्ज कितना है, तो 6 कूलम प्लस 2 कूलम, तो कुल हो गया फिर से कितना 8 कूलम पॉजिटिव। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ट्रांसफर होने से पहले और ट्रांसफर होने के बाद दोनों ही सिचुएशन में नेट चार्ज अब भी कितना है, जितना पहले था उतना अब भी है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि चार्ज कंजर्वेशन की मीनिंग क्या है, एकदम सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए एक दो प्रॉपर्टी और भी है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। पहले आप ये समझिए नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा, यानी आवेशों का, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है, यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपको मैंने बताया था चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और सबसे छोटा चार्ज हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, मान लीजिए इफिशियंसी है, इफिशियंसी है, अगर इफिशियंसी मतलब अधिकता है, किसकी अधिकता है, अधिकता है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इफिशियंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज है, यानी वस्तु जो है पूरी तरीके से ऋणात्मक आवेशित है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो E के बराबर 1E, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब -2E। माइनस तो इसीलिए लगा रहे क्योंकि हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो माइनस साइन लगेगा। माइनस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया है, तो इसका मतलब ये अगर n इलेक्ट्रॉन लेगा तो कुल कितना चार्ज बनेगा, n × E, वो भी माइनस का, ये Q बराबर इतना हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी मतलब कमी,
इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और ऐसे में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्लस ई चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्लस का 2e आएगा, 3 होगा तो प्लस का 3e, अगर n इलेक्ट्रॉन अगर निकला हुआ है, कमी है, तो इसका मतलब प्लस का Ne। तो कुल मिला के किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में होगा, यानी पूर्ण गुणज के रूप में होगा। n कहाँ है? n 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और प्लस भी हो माइनस दोनों लिखेंगे। अगर कमी है तो प्लस और अधिकता है तो माइनस, यानी एफिशिएंसी है तो माइनस, अगर डिफिशिएंसी है तो प्लस। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। E क्या चीज है? ये कुल आवेश की मात्रा। E क्या चीज है? तो E है भैया एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कूलम का कंटेंट होने में, यानी किसी बॉडी पर एक कूलम हो जाए, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या दिए जाएं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने यहां प्लस माइनस अभी स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं कहूं +1 कूलम, तो इसका सीधा सा मतलब है, इसी चीज पे फोकस करिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगर +1 कूलम है, इसका सीधा सा मतलब यह है, ध्यान से, अगर प्लस का 1 कूलम है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसमें से बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, या किसी बॉडी पर -1 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक ही बात है। तो कुल मिला के अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की, तो Q बराबर Ne, Q की वैल्यू 1 ले लें, N E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम में 6.25 लिख लीजिएगा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन संख्या में इतने इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी बॉडी पर प्लस का 2 कूलम चार्ज पहले से है। कितना कूलम चार्ज है? प्लस का 2 कूलम चार्ज है, और इस बॉडी को, ध्यान समझिएगा, इस बॉडी को मान लीजिए 6.25, ध्यान से, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाएं, यानी संख्या में इतने इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाएं। तो जब दे दिए जाएंगे तो देने से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे ये तो नेगेटिव इफेक्ट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन आए, और इतने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कूलम चार्ज बनेगा, आपको पता है 1 कूलम, इसका मतलब -1 कूलम और आ गया। अब आप लगा दीजिए क्या चीज, चार्ज एडिटिव होता है, यानी इसमें योगात्मक प्रतिरूप है, इसको जोड़ा जा सकता है। तो कुल मिला के इस बॉडी पर जो नेट चार्ज बनेगा, प्लस का 2 कूलम और प्लस का -1 कूलम, कुल मिला के आएगा प्लस का 1 कूलम। तो बॉडी पे रिजल्ट चार्ज कितना बनेगा? प्लस का 1 कूलम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक और चीज होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, जो आवेश होता है वो बदलता नहीं है, सापेक्ष गति के हिसाब से नहीं बदलता। इसका यह मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज, ध्यान समझिएगा, किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है, मान लो प्लस का 2 कूलम चार्ज है। अब मान लीजिए जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो भी 2 कूलम चार्ज होगा। अगर ऑब्जर्वर गतिमान है, यानी इसकी सापेक्ष गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, आवेश की मात्रा जो है वो इस पर निर्भर नहीं करती है, जो है वो एज इट इज रहेगा। दूसरी चीज, जो चार्ज का अमाउंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर, यानी जो बाह्य कारक हैं जैसे ताप, दाब, इन पर निर्भर नहीं करता। ताप बढ़ जाए, ताप घट जाए, जो चार्ज का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो कुल मिला के आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने बताया था? तो ध्यान रखिएगा, मिल्कन ने बताया था। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एक, और इनका नाम है मिल्कन, यहां लिख देता हूं मैं, मिल्कन ने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पॉइंट बना बना के आप लिखो और नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जितना आप चार्ज की बेसिक पे स्टडी करेंगे, आपको आगे चल के इस 12th की फिजिक्स में उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा।
तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग को लेके, यानी आवेशन की विधियां क्या क्या है, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर